Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with your SST classes. So class 8, today we will be discussing the chapter 4 of your geography, that is natural vegetation and wildlife. So एक बार ये पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे. नेचुरल वेजिटेशन, बेटा वेजिटेशन क्या है ये हम लोग जानेंगे और वाइल्ड लाइफ क्या है ये सारी चीज हम लोग आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे चैप्टर के, वो डिस्कस करेंगे. सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर हम लोग ये देखेंगे कि ये चैप्टर में हम लोग को क्या कवर करना है, टॉपिक्स टू कवर इन द चैप्टर. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वेजिटेशन क्या है. वेजिटेशन क्या है, व्हाट इज वेजिटेशन. और वेजिटेशन एक प्रकार से वेजिटेशन इज प्लांट कवर, यानी कि जो एरिया जो प्लांट से ढका है इन एन एरिया दैट इज नोन एज वेजिटेशन. बट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन. तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कैसे बटा हुआ है हमारे अर्थ में, कि हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द अर्थ, हमारे अर्थ में कैसे बटा हुआ है ये देखेंगे. और नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये हम लोग देखेंगे. टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे. यहाँ पे एक है सो वेजिटेशन देखें, VEGTATION वेजिटेशन. ठीक है. कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु, एनिमल्स. एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉजेस, कारण क्या है, कि डिप्लीशन मतलब कम होना, डिप्लीशन मतलब ग्रोइंग लेस इन नंबर, और यू कैन से दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट डे बाय डे. उसके पीछे कारण क्या हो सकती है ये हम लोग देखेंगे. यहाँ पे लेस इन नंबर बोल सकते हैं हम लोग. डिप्लीशन मतलब कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं हम लोग ये देखेंगे, कारण देखेंगे. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसको हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा एंड फाउना को. कन्वेंशंस, क्या क्या चीजें डाले गए हैं या वर्ल्ड ने इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से. सो अब हम लोग चलते हैं आगे, इंट्रोडक्शन देखते हैं. वी ऑल नो दैट the narrow zone of the earth where all living beings live is called the biosphere. तो बायोस्फीयर हम लोग ने पढ़ा है कि ये एक नैरो जोन ऑफ द अर्थ है. अर्थ में एक ऐसा जोन है जहां पे ऑल लिविंग बीइंग्स लिव, जहां पे सारे लिविंग जीव जंतु, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, लिव करते हैं, जीवित रहते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर एक्चुअली में क्या है हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुका है. It is also an interacting zone between the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. So lithosphere, ठीक है, for example this is your mountain lithosphere. ठीक है, this is your water. अब ये एक जोन हुआ जहां पे हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों का, लिथोस्फीयर. और यहां पे सबको पता है कि यहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर. यहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर है. तो इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर. तो यहां पे क्या है, बायोस्फीयर में क्या होता है, लाइफ इज पॉसिबल. बायोस्फीयर में क्या है, लाइफ इज पॉसिबल. यानी कि बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है हमारे अर्थ में जहां पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर मिलते हैं और जीवन संभव कराता है. ठीक है,
तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इन अ बायोस्फीयर ऑल लिविंग बीइंग्स, एक बायोस्फीयर में जो क्या होता है बेटा कि इन अ बायोस्फीयर ऑल लिविंग बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक बायोस्फीयर में बेटा सारे लिविंग बीइंग्स क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर रहता है। जैसे कि बायोस्फीयर में हम लोग लिविंग बीइंग्स के साथ भी डिपेंडेंट है एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, यानी कि बायोटिक चीजों से भी हम लोग डिपेंडेंट है एंड अबायोटिक थिंग्स से भी हम लोग डिपेंडेंट है। अब इंटरडिपेंडेंट मतलब कैसे कि वी नीड एयर, वी नीड लैंड, वी नीड वाटर, ये तीनों चीजें चाहिए तभी जीवन संभव होगा। तो एक प्रकार से हम लोग क्या हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हम लोग को ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट हमसे कुछ लेता है, प्लांट हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जिसके हेल्प से वो लोग अपने फोटोसिंथेसिस के एक प्रोसेस में वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक प्रकार से देख सकते हैं इंटरडिपेंडेंट है। एनिमल्स आर डिपेंडेंट विद ईच एंड अदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जो इंटरडिपेंडेंट होता है इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, The life supporting system on the earth is known as ecosystem। तो यानी कि ये इंटरडिपेंडेंट जो हो रहा है एक दूसरे के साथ, वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो देखिए एक बात, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट एज इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल this is a pond, okay? In the pond you'll find various fishes, yes? ठीक है, you found a fish, ठीक है? Now these fishes are water के लिए डिपेंडेंट है, ये फिश के ऊपर अदर क्रीचर्स डिपेंडेंट है। यहाँ पे प्लांट्स है फॉर एग्जाम्पल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे फ्रॉग है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, यहाँ पे स्टोन्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये स्टोन्स के, ये स्टोन के नीचे मछलियां छिपती है, यहाँ से वो लोग ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं वाटर से। फ्रॉग्स जो होते हैं पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो ये वाटर के साथ इंटरडिपेंडेंट है ये फिश, और ये ग्रास भी अपने रूट के हिसाब से क्या कर रहा है, वाटर ले रहा है, एयर ले रहा है हवा से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, एंड दीज आर ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग, यानी कि हर एक यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे से निर्भर हो रहा है। तो एक प्रकार से तुम लोग बोल सकते हो वो एक क्या है, इकोसिस्टम है, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग क्रीचर्स क्या करते हैं, एक दूसरे में मिलजुल के रहते हैं। अब मिलजुल के तो नहीं, कोई किसी को खा भी जाता है, वो फूड चेन का पार्ट है, लेकिन यस, बट एक प्रकार से देखा जाए तो वो क्या होता है कि एक इकोसिस्टम है, वो सिस्टम है जिसमें सारा कोई एक दूसरे से निर्भर है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी निर्भर है। वी नीड लैंड, हम एक इंसान है, हम लोग भी एक इकोसिस्टम में जीवित रहते हैं, तो एक लैंड हम लोग को बहुत जरूरी होता है एक अपना जीवन व्यापन करने के लिए। विदाउट लैंड नथिंग इज पॉसिबल, विदाउट वाटर नथिंग इज पॉसिबल, विदाउट एयर नथिंग इज पॉसिबल। सो हम लोग एक दूसरे से क्या है, निर्भर है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेजिटेशन। तो द ओवरऑल प्लांट कवर ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड वेजिटेशन। कोई भी एरिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने फोटो लाया है, देखो यू कैन सी द पिक्चर्स। कोई भी एरिया है जिसमें क्या है, प्लांट कवर है, यू कैन सी यहाँ का प्लांट कवर डिफरेंट है, यहाँ का प्लांट कवर डिफरेंट है, यहाँ का प्लांट कवर डिफरेंट है, यहाँ पे फिर अलग से कैक्टस वैक्टस है। सो कोई भी एरिया हो जिसमें क्या हो, प्लांट कवर हो, यानी कि जो किससे ढका हुआ हो, प्लांट से क्या है, ढका हुआ है या ढकी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेशन बोलेंगे, उसको वेजिटेशन बोलेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज वेजिटेशन। लेकिन जब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन का बात करेंगे बेटा, नेचुरल वेजिटेशन मतलब भी प्लांट ही कवर है, लेकिन जो नेचुरली ग्रो करता है, जो क्या करता है बेटा, नेचुरली ग्रो। जैसे कि आज के दिन में हम खेती भी करते हैं, तो खेती करते समय हम लोग खेत में लगा देते हैं प्लांट्स वगैरह, वहां पे प्लांट ग्रो कर रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी क्या है, प्लांट कवर है। एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी क्या है, एक प्लांट कवर है।
तो क्या होता है बेटा कि वो प्लांट कवर क्या है, नेचुरली ग्रो नहीं कर रहा है बेटा, वो इंसान के द्वारा ग्रो किया जा रहा है। तो वो वेजिटेशन तो है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो क्या है कि नेचर से या प्राकृतिक रूप से अपने आप से जो पहले से ही हमारे सराउंडिंग या इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एक मेन सिस्टम होता है बेटा। The forest constitute the most active part while playing a major role in the ecosystem। जो फॉरेस्ट होता है बेटा वो तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन का एक पार्ट है। फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, ये मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है while playing a major role in the ecosystem। एक इकोसिस्टम जिसमें हम लोग एक आपस से इंटरडिपेंडेंट है बेटा, उसमें एक मेजर रोल होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका बेटा, फॉरेस्ट का। अब फॉरेस्ट का कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, क्योंकि फॉरेस्ट आर नॉट ओनली अ जंगल जिसमें जहां पेड़ पौधे हैं, यू विल फाइंड वेरियस एनिमल स्पीसीज लिविंग आउट देयर, बर्ड स्पीसीज लिविंग आउट देयर, रेप्टाइल्स, मेनी मोर थिंग्स, जो कि उस फॉरेस्ट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? दैट इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में या इकोसिस्टम में फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या मेजर रोल प्ले करता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे स्पीसीज ऑफ प्लांट, स्पीसीज ऑफ प्लांट होते हैं बेटा, एंड एनिमल्स होते हैं, बहुत प्रकार के जीव जंतु, हजारों प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, एक जैसा नहीं, सब अलग अलग भिन्न प्रकार के होते हैं, विच आर फाउंड इन दी फॉरेस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये एक इकोसिस्टम बना रहा है ना, तो ये इकोसिस्टम में क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे पिक्चर पे जो वेजिटेशन के एग्जांपल हम डाले हैं, तो ये जो वेजिटेशन देख रहे हो बेटा, सोच सकते हो कि इस जंगल में कितने जीव जंतु रहते होंगे। देख सकते हो यहीं पे कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देख रहे हैं, फ्लावर्स भी मिल रहे हैं, ट्रीज भी मिल रहे हैं, देख रहे हो, ग्रासेस भी है। अब वेजिटेशन मतलब तुम लोग ये मत सोचना कि केवल प्लांट एंड ट्रीज। प्लांट मतलब यू विल फाइंड इवन छोटे से जमीन पे क्रीप करने वाले या क्लाइंब करने वाले छोटे से ग्रास से लेके बड़े बड़े ट्रीज तक क्या होते हैं, तुमको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेजिटेशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने प्रकार के प्लांट स्पीसीज है एक वेजिटेशन में तुमको पाया जाता है फॉरेस्ट में। ये डेजर्ट वेजिटेशन है, ठीक है। तो हम लोग वेजिटेशन भी देखेंगे यहाँ पे आगे, देखते हैं। तो देखो वेजिटेशन बहुत प्रकार के होते हैं बेटा। फैक्टर्स एफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, तो हम लोग ने तुमको देखा यहां पे, ठीक है। अब देखो ये भी एक वेजिटेशन है, ये भी एक वेजिटेशन है, ये भी है, ये भी है। दिस 4 वेजिटेशन आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। कैसे बोल सकते हैं डिफरेंट? देखो यहाँ पे पेड़ पौधे कम है, यहाँ का प्लांट्स अलग है, ये प्लांट्स और ये प्लांट्स थोड़ा सिमिलैरिटीज है बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल अलग है। तो यू कैन सी, तो ये वेजिटेशन का भी कारण होता है बेटा, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से तुम्हारे वेजिटेशन जो होता है बेटा, एक जगह से दूसरे जगह का वेजिटेशन क्या होता है, अलग होता है। सबसे पहले तो क्लाइमेट होता है बेटा, ये पॉइंट याद रखना। क्लाइमेट जो होता है तुम्हारे वेजिटेशन को इफेक्ट करता है, कैसे और क्यों और किस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट द वेजिटेशन डिफरेंट, the vegetation different places, the vegetation यहाँ पे in different places varies with the type of climate prevailing in the region. Growth of trees depends on the temperature and rainfall pattern of the region. ये बात सही कहा है। एक जगह का क्लाइमेट जो होता है वो गर्म हो या ठंडा हो, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट हो, ड्राई हो, वेट हो, जहां पे बारिश ज्यादा होती है, बारिश कम होती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा वेजिटेशन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देख सकते हो, दिस वेजिटेशन जो देख रहे हो, यहां पे जो देख रहे हैं ग्रीनरी ज्यादा दिख रहा है, ग्रीन ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या होता है, बारिश अच्छे से होता है और यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है। लेकिन यहाँ का क्लाइमेट भी क्या है, यहाँ का जो नीचे में तुम लोगों को क्लाइमेट दिख रहा है, ये क्लाइमेट, ये ड्राई क्लाइमेट है जहां पे बारिश कम होती है, इसीलिए यहाँ पे पेड़ पौधे भी क्या हुआ है, अलग है। तो क्लाइमेट यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, कि एक जगह में किस प्रकार के पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, उसके लिए तुम्हारे ऊपर क्या है, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले
क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्या होता है? डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग दुनिया के, अलग हमारे अर्थ के, देर आर डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मिड लैटिट्यूड, यस, ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल रीजन्स। ये सारे रीजन्स में क्या होता है, कोई जगह गर्म, कोई जगह ठंडी, तो कोई जगह बिल्कुल ज़्यादा ठंडी है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, कई जगह पे फिर 12 महीना बारिश होती है, तो ऐसे जगह है। तो जो क्लाइमेट होता है बेटा, उस हिसाब से हर एक रीजन में अलग अलग प्लांट ग्रो करता है, और प्लांट कितना ऊंचा ग्रो करेगा या कितना ग्रो नहीं करेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? खास करके टेम्परेचर और रेनफॉल। और ये टेम्परेचर एंड रेनफॉल ही एक जगह का क्लाइमेट को क्या करता है? डिफाइन करता है या डिटरमिन करता है। और ये सारी चीजें तुम्हारे मिला जुला के एक जगह का क्लाइमेटिक कंडीशंस बताता है, और वो क्लाइमेटिक कंडीशन तुम्हारे वहाँ के वेजिटेशन, जो प्लांट ग्रो करते हैं या किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, उसको अफेक्ट करता है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया। रिलीफ, रिलीफ मतलब होता है बेटा, तुम लोग बोले थे कि जमीन का बनावट, जैसे कि सम आर माउंटेन्स, कोई ऊंचा ऊंचा उठा जमीन है, कोई प्लेन्स है एकदम सीधी समतल, कोई प्लेट्यूज है, पठार है, कोई वैली है माउंटेन के बीच में। दैट रिप्रेजेंट्स द रिलीफ have a great variation in their climatic condition which affect the vegetation of the region, that region. तो प्लेन एरिया, जो प्लेन एरिया जैसे कि यू कैन से यूपी, उत्तर प्रदेश, ये सब प्लेन एरिया है, और यू कैन गो टू कश्मीर, तो दोनों में क्या है, तुमको क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। गंगा प्लेन और कश्मीर में देखोगे तुमको क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। वहाँ पे क्या अंतर मिलेगा? वहाँ का वेजिटेशन में क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। क्योंकि रिलीफ, जो ये रिलीफ फीचर हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेटूज, इसके जगहों पे और प्लेन एरिया पे, हर एक जगहों पे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। ये जगहों पे भी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, उसके वजह से हर एक जगह का वेजिटेशन क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं। ठीक है, एक और चीज होता है एस्पेक्ट। नो, एस्पेक्ट देखा जाए तो बोला जाए तो यू कैन से इट्स वे इन विच तुम्हारा क्या बोला जाए, एक लैंड फेसेस द सन, या एक एंगल से देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस्पेक्ट का मतलब होता है इट रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द स्लोप ऑफ लैंड फेसेस द सन। द सन फेसिंग स्लोप इज कॉल्ड द विंडवर्ड स्लोप एंड रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड हेंस हैज मोर वेजिटेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा मतलब मैं बता रहा हूं वाइस वर्सा की मीनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो कि ये एक एस्पेक्ट एक काफी जैसा होता है कि जमीन का बनावट कैसा है और उस पे सनलाइट कितना मिल रहा है, बारिश कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो माउंटेन देख रहे हो यहाँ पे, ये माउंटेन का दो भाग है। ठीक है, एक इधर में है और एक इधर में है। ठीक है, तो देख सकते हो ये एरिया में क्या आ रहा है, विंड आ रहा है इधर से, देख रहे हो। यू कैन से यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि विंड आ रहा है, इधर से जा रहा है विंड। ठीक है, ठीक है, विंड जा रहा है, और यहाँ पे विंड जो हवा लेके आ रही है यहाँ पे कंडेंस कर रहा है और यहाँ पे बारिश ला रही है। लेकिन जो ये विंड होती है बेटा, ये माउंटेन के इस पार बहुत कम जाती है। जो जाती है वो ड्राई विंड्स होती है बेटा। क्या होती है? ड्राई विंड्स होती है, और यही पार्ट में ही क्या कर देता है, बारिश गिराता है, और इधर नहीं गिराता है, जिसकी वजह से ये इधर वाले एरिया को क्या करता है, सूखा कर देता है, और यहाँ पे वेजिटेशन क्या होता है, कम होता है। तुम लोग पिक्चर से भी देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, नेचुरल पिक्चर लाए हैं। तो ये जो माउंटेन है, ये एक माउंटेन स्लोप है, ये भी माउंटेन स्लोप है। तो पता चल रहा है कि ये विंडवर्ड स्लोप है इधर वाला, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वेजिटेशन है ही नहीं, यहाँ बहुत कम वेजिटेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्या नहीं मिलता है, सन डायरेक्ट फेस नहीं करता है, और रिसीव रेनफॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो देख सकते हो कि एस्पेक्ट मतलब होता है बेटा, इट रिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन इन विच द स्लोप ऑफ द लैंड फेसेस द सन। तो एक डायरेक्शन होता है बेटा, जैसे कि मुझे ही मान लो मैं सन की ओर फेस कर रहा हूं और इधर से विंड आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विंडवर्ड साइड। यानी कि ये एरिया जैसे कि मेरा, तो वैसे ही ये एरिया इसका क्या होगा, विंडवर्ड साइड होगा, जहां से हवा आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है, जा रही है भी, तो इसको हम लोग रेन शैडो बोलेंगे इस एरिया को, जहाँ पे बारिश कम होती है, क्योंकि रेन वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे बारिश गिर रहा है, इधर नहीं जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से ये एरिया हरी भरी होंगी, लेकिन ये एरिया थोड़ा सूखा होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो यही होता है वाइस वर्सा।
मतलब द सन फेसिंग स्लोप रिसीव्स मोर रेनफॉल, यानी कि सन फेसिंग स्लोप्स रिसीव मोर रेनफॉल एंड हेंस हैज मोर वेजिटेशन, और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन ज्यादा होता है, प्लांट ज्यादा होता है। लेकिन उल्टा इसका वाइस वर्सा, मतलब जो सन फेस नहीं करता है उसको क्या मिलता है, कम बारिश मिलता है, इसलिए वहां पे क्या नहीं होता है, वेजिटेशन कम होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल नाउ, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यस और नो? सो आई होप यू अंडरस्टूड यहां तक। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेटा, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन ऑन अर्थ वेरीज बोथ लैटिट्यूडनली एंड लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू द वेरिएशन इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो जिस प्रकार से वेजिटेशन बटा हुआ है हमारे पृथ्वी पे, वो अंतर करता है लैटिट्यूडनली एंड लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू द वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो कहा जाए तो इसका मतलब ये है, देखो मैं बता रहा हूं, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा अर्थ है, 0 डिग्री, 23 डिग्री, 23 एंड हाफ डिग्री होगा, 23 एंड हाफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिको। तो देखो ये एरिया मान लो हीट जोन्स है, ये क्या है, टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट, ये होगा तुम्हारा फ्रिजिड जोन। तो देख सकते हो अर्थ में बहुत सारे हीट जोन्स है, तो यहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, यहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, यहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, यहां का क्लाइमेटिक डिफरेंट है बेटा। दीज ऑल एरियाज हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यानी कि ये एरिया का क्लाइमेट अलग होगा, लगभग ये दो एरिया का क्लाइमेट सेम होगा, ये एरिया नॉर्थ और साउथ में, लेकिन सब समय सेम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अदर ये एरिया काफी हॉट होंगे और ये एरिया काफी कोल्ड होंगे। तो तुम लोग देख सकते हो लैटिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली देख सकते हो तुम लोग कि ये सब एरिया पे तुमको क्या मिलेगा, डिफरेंट वेजिटेशन मिलेंगे, क्योंकि टॉरिड जोन में अलग होगा, टॉरिड जोन में क्या होगा, अलग वेजिटेशन मिलेगा, टेम्परेट जोन में अलग वेजिटेशन मिलेगा और फ्रिजिड जोन में अलग मिलेगा, फ्रिजिड जोन में अलग मिलेगा, क्योंकि ये सारा चीज क्या आता है, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स लिखते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे एरिया जो हमारे अर्थ है उसमें डिफरेंट तुमको क्या मिलेंगे, वेजिटेशन कवर्स मिलेंगे। तो यही बोला गया है कि ये एक फैक्टर बनता है बेटा कि ड्यू टू द वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होता है कि बोथ लैटिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनली हमारे यहाँ पे वेरिएशन मिलते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे वेजिटेशन जो होता है अर्थ में वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग लैटिट्यूड में अलग अलग टेम्परेचर्स एंड क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो ये जो वेरिएशन मिलता है बेटा विद इन स्पीसीज, अब वेरिएशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलेंगे। अब विद इन स्पीसीज, इकोसिस्टम, बायोम एसेट्रा इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज में अंतर मिलेंगे, इकोसिस्टम भी हर एक जगह में अलग अलग होगा, बायोम एसेट्रा, बायोम क्या है बता रहा हूं। तो जो ये डाइवर्सिटी मिल रहा है बेटा, ये जो वेरिएशन मिल रहा है बेटा, वेरिएशन अंतर मिल रहा है स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग इकोसिस्टम, अलग अलग बायोम्स जो मिलते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को समझोगे तो बायो जीवन से है, डाइवर्सिटी मतलब प्रकार या भिन्न। तो जीवन में प्रकार या लिविंग बीइंग्स में वैरायटी, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। द यूनिक इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोम्स। बायोम्स का मतलब क्या होता है बेटा कि ये यूनिक इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जैसे कि हमारे इंसान के कम्युनिटी है, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो एनिमल्स का भी कम्युनिटी होता है ना, हर एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, वो लोग का अपना अपना स्पीसीज का अपना अपना ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, जो स्पीसीज होता है, एक कम्युनिटी होता है प्लांट का, एक समाज जैसा होता है प्लांट का, एनिमल्स का ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बायोम्स। बायोम्स
अर्थ में दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहने वाला है और एक्वेटिक। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स केवल जमीन पे रहते, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोग भी एक एनिमल है, सोशल है, लेकिन हम लोग भी एक एनिमल है, पार्ट है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी के पार्ट है। हम लोग का अपना कम्युनिटी है, प्लांट्स का अपना कम्युनिटी के, अदर एनिमल्स स्पीसीज का डिफरेंट कम्युनिटीज है, जो कि ये वेरिएशन लाता है हमारे अर्थ में। और ये जो बायोम्स में वेरिएशन देखने को मिलता है तुमको टेरेस्ट्रियल में मिलेगा और एक्वेटिक में मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेरिएशन इन आवर बायोडाइवर्सिटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो यही कारण है डाइवर्सिटी। और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, जीवन में डाइवर्सिटी है। और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हम लोग अर्थ में बहुत प्रकार के जीवन मिलते हैं, जीव मिलते हैं, लाइफ मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं, एक्वेटिक में मिलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट इसी आधार पे हुआ है। और ये आधार किसके, ये बायोडाइवर्सिटी किसके आधार पे मिलता है, लॉन्गिट्यूडिनली एंड लैटिट्यूडिनली, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इसी आधार पे होता है, जहाँ पे तुमको टेम्परेचर एंड क्लाइमेट बहुत मायने रखता है। उसी के आधार पे तुम्हारी ये बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं या स्पीसीज पाए जाते हैं। सो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, फॉरेस्ट जो होता है बेटा काफी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, ठीक है, एक इकोसिस्टम का काफी मेजर रोल प्ले करता है। तो फॉरेस्ट का सबसे पहले देखा जाए तो एक फॉरेस्ट जो होता है बेटा, इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग आज यही तक पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट क्या है, और हम लोग नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो किस प्रकार से हमारे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को, वो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और उसमें किस प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं उसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। An extensive and continuous area of land dominated by trees, often with great biodiversity, is called forest. तो एक बहुत बड़ा एरिया जो लैंड है, जहां पे कॉन्टिन्यूस, मतलब जहां पे कॉन्टिन्यूसली ट्री से भरा हुआ है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। उसमें बहुत बायोडाइवर्सिटी होते हैं। ऑफन, ये जरूरी नहीं कि हो, लेकिन प्लांट्स में तो डाइवर्सिटी होता है, हो सकता है वहां पे एनिमल्स भी पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। सबसे पहले फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए हमको, यू ऑल नो दैट वेरी वेल, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ट्रीज जो होता है होल्ड करता है सोइल को और सोइल कंजर्वेशन में मदद करता है। रूट्स जो होता है सोइल कंजर्वेशन में मदद करता है। फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ एज दे प्यूरिफाई द एयर बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये एक लंग्स का, यू शुड थिंक दैट योर हाफ ऑफ योर लंग इज स्टक इन द ट्री, यानी कि ट्री पे तुम्हारा लंग्स अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक ट्री नहीं है तो तुम्हारे लंग्स या तुम्हारे फेफड़े का कुछ काम नहीं है। ट्रीज क्या करता है, तुमको ऑक्सीजन देता है, तब ना जाके तुम्हारे लंग्स उसको क्या करता है, टेक इन करता है, और उसके बाद तुम क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो। यू इनहेल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेगा तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है फिर ऑक्सीजन देने के लिए। सो दैट प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये यदि प्लांट्स नहीं रहेंगे तो तुम्हारे लंग्स भी नहीं रहेंगे। और मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो हम लोगों को मिलता है, लाइफ सपोर्टिंग गैस, वो तुमको प्लांट्स के द्वारा या ट्रीज के द्वारा ही मिलता है, और जो कि फॉरेस्ट इज अ मेन पार्ट, ठीक है। दे मेंटेन बैलेंस इन द इन्वायरमेंट, क्लाउड्स को अट्रैक्ट करता है, रेनफॉल लाता है। फॉरेस्ट आर गुड कैचमेंट एरियाज ऑफ ट्री रूट्स, हेल्प द रेन वाटर। अब फॉरेस्ट के जो ट्री रूट्स होते हैं, जो तुम्हारे ग्राउंड वाटर टेबल में जो पानी जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लैंड है, यहाँ पे ट्रीज है, तुम्हारे ट्रीज के रूट क्या करता है, हेल्प करता है जो वाटर्स को क्या जाने में, नीचे ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वहां तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे FOREST, फॉरेस्ट एक शेल्टर बेल्ट्स के जैसे कि एक दीवार बन के रहता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रहे हैं, ठीक है, उससे हम लोगों को बचाने के लिए फॉरेस्ट क्या करता है, एक बैरियर बनता है। ये क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है, इट्स रेगुलेट दी क्लाइमेट, क्लाइमेट को बदलवाता है कौन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अच्छे रहेंगे तुम्हारा क्लाइमेट भी ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा। यदि इफ यू हैव लेस ट्रीज देन हो सकता है कि तुम्हारी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो, मॉडरेट से हॉट होते जाए। फॉरेस्ट ह्यूमस भी सप्लाई करता है सोइल को।
हेल्प इन इंप्रूविंग सोयल फर्टिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट क्या करता है, अपना पत्ता गिराता है, वो पत्ता डिकम्पोज होता है, ऑर्गेनिक मैटर है, जब वो डिकम्पोज होता है सोयल के साथ वो ह्यूमस करता है, फॉर्म करता है, दैट ह्यूमस इज वेरी फर्टाइल फॉर द ह्यूमस मेक्स द सोयल वेरी फर्टाइल, सोयल फर्टिलिटी। ठीक है, so you should understand that the trees or the forest help in maintaining the fertility of your soil. उसके अलावा फॉरेस्ट से हम लोग को बहुत सारे चीज मिलता है। फॉरेस्ट सपोर्ट्स ह्यूमंस बाय सप्लाइंग वुड फॉर फर्नीचर, फ्यूल एंड वेरियस माइनर प्रोडक्ट्स सच एज हनी, वैक्स, गम, लैटेक्स, ऑयल एंड फ्रूट्स। ये सारे चीज हम लोग को फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुओं के लिए घर का स्वरूप है फॉरेस्ट। और नेचुरल वेजिटेशन ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है बेटा, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट हम लोग ने शुरुआत में पढ़ लिए, उसके बाद आता है ग्रासलैंड, डेजर्ट, तुंद्रा वेजिटेशन। तो वेजिटेशन बहुत प्रकार का है, मैंने बोला था तुमको पहले, एक फॉरेस्ट होता है बेटा, और फॉरेस्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे। उसके बाद ग्रासलैंड होता है, नाम से सुनने आ रहा है कि मैदान घासों से भरा हुआ, और एक होता है डेजर्ट, सूखी, एंड टुंड्रा वेजिटेशन, इट्स समवट लाइक डेजर्ट बट कोल्ड। हम लोग ये सारे चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का जो हम लोग को पढ़ना था हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, एंड वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर इन द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वी विल बी कवरिंग अबाउट द different types of forest and different types of natural vegetation. So students, till then, stay safe and stay healthy. Thank you.